मेरा नाम रमला है। मेरी हाइट 5 फुट 2 इंच है। उम्र 37 साल है और मैं बहुत ही मासूम और खूबसूरत हूँ। मेरा चेहरा फूलों की तरह शादाब है। आंखों में एक शोखी सी है। गाल बहरे बहरे और होंठ रसीले हैं। ये कहानी तब की है जब मैं तकरीबन 16 साल की थी और हमारे मैट्रिक के इम्तिहानात होने वाले थे। मैं पढ़ाई में कोई बहुत कमज़ोर तो न थी, पर कोई बहुत ज़हीन तालिबा भी नहीं थी, जिस वजह से इम्तिहानात की तैयारी के लिए मुझे किसी न किसी की रहनुमाई की ज़रूरत थी। मेरी खाला का बेटा अरसलान एम कर चुका था और वो हमारे घर से ज़्यादा दूर भी नहीं रहता था। मैंने अम्मी से कहा कि वो अरसलान भाई से बात करें कि वो अपने फारिग वक्त में मुझे पढ़ा दिया करें। इस तरह मुझे ट्यूशन के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा, आने जाने की परेशानी भी नहीं होगी और वक्त भी ज़ायर नहीं होगा। अम्मी उसी दिन अरसलान से बात कराएं और इन्होंने मुझे बताया कि वो हर शाम 7 हर बजे से 9 बजे तक मुझे पढ़ाने आया करेगा। मैंने खुशी खुशी तमाम काम निपटाए और अपनी किताबें लेकर ड्राइंग रूम में बैठ गई। तकरीबन 7:30 बजे का वक्त होगा जब अरसलान हमारे घर आए। अरसलान की उम्र इस वक्त 25 साल के करीब थी और वो काफ़ी वजीह और हैंडसम शख्सियत के मालिक थे। इनका कद 6 फुट के करीब, जिस्म मजबूत और तवाना और क्लीन शू के साथ सानूला रंग, बहुत पुरकशिश था। रस्मी सलाम दुआ के बाद वो मुझसे मुखातिब हुए। अच्छा, तो मेरी शागिर्द पढ़ाई के लिए तैयार है? मैंने सर हिलाते हुए कहा। जी, वेरी गुड। ये बताओ किस सब्जेक्ट में खुद को ज़्यादा कमज़ोर समझती हो? अरसलान ने मेरी किताब उठाकर इसके वरक उलटते हुए पूछा। मैंने बताया कि मैं मीथ और इंग्लिश में कमज़ोर हूँ। मैं थोड़ा सिमट कर बैठी हुई थी और बात करते हुए झिझक रही थी। अरसलान ने किताब मीज़ पर रखते हुए मेरी जानिब देखा और बोले, अगर इसी तरह तुम घबराई और झिझकती रहोगी तो मेरा नहीं ख्याल कि मैं जो कुछ पढ़ाऊँगा वो तुम्हारे जहन नशीन हो सकेगा। लिहाजा झिझकने की ज़रूरत नहीं, हम बड़े दोस्ताना माहौल में स्टडी करेंगे और याद भी रखेंगे। जी बेहतर, मैंने खुद को रिलैक्स जाहिर करने की कोशिश करते हुए कहा। इस दिन पढ़ाई तो कोई ख़ास ना हुई, अलबत्ता अरसलान ने अपनी बातों और चुटकुलों की मदद से मेरी झिझक दूर कर दी। मैं अब काफ़ी रिलैक्स थी और इनके चुटकुलों का जवाब इसी अंदाज में दे रही थी। मेरा चंचलपन बीदार हो चुका था। इन्होंने थोड़ी सी मीथ की मश्क कराई और इंग्लिश कल से शुरू करने का कहकर जाने लगे। अम्मी ने इन्हें रोक लिया कि चाय पीकर जाएं। चाय और थोड़ी गपशप के बाद अरसलान अगले दिन आने का कहकर चले गए। तकरीबन 2 हफ्तों तक मुआमलात ऐसे ही चलते रहे। वो वक्त के सख्त पाबंद थे, वक्त पर आते और अपना काम खत्म करके चले जाते। इनकी शख्सियत तो जाज़िब नज़र थी ही, पर इनके पढ़ाने और समझाने का अंदाज भी खूब था। यही वजह थी कि मैं इनकी गिरवीदा हो चुकी थी और हम काफ़ी बेतकल्लुफ़ हो गए थे। एक दिन अरसलान मुझे मीथ की मश्क करा रहे थे कि अम्मी चाय ले आएं और मीज़ पर रखकर किचन में चली गईं। मश्क खत्म हुई तो मैंने चाय की प्याली उठाकर अरसलान को देना चाही, पर पता नहीं क्या हुआ कि मेरा हाथ कांप गया और सारी चाय अरसलान के ऊपर गिर गई, जिससे इनकी शर्ट और पतलून भीग गई। मेरे तो अवसान खता हो गए। मैं दौड़ती हुई गई और तौलिया उठा लाई। मैं बार बार इन्हें सूरी बोल रही थी और साथ ही तौलिए से इनकी शर्ट को खुश्क करने की कोशिश कर रही थी। आप जले तो नहीं? मैंने मुसलसल तौलिया रगड़ते हुए पूछा। चाय से तो नहीं जला, लेकिन अब तुम ज़रूर जला डालोगी, अरसलान ने कहा। मैं इनके इस जुमले का मतलब बिल्कुल ना समझी और तौलिए से इनकी शर्ट खुश्क करने में लगी रही। शायद मैं कुछ देर और ऐसा करती रहती, पर इन्होंने मुझे रोक दिया और दोनों कंधों से पकड़कर खड़ा करते हुए बोले, बस करो गुड़िया। घर में मुझे सब इसी नाम से पुकारते थे। एवरीथिंग इज़ फाइन, तुम खामख्वाह परेशान हो रही हो। मैं खुद में बहुत शर्मिंदा थी, इसलिए जब मैंने इन्हें इस शफकत से पेश आते देखा तो मेरी आंखों से आंसू निकल आए। इन्होंने जब मुझे रोते देखा तो जज्बाती होकर मुझे अपने सीने से लगा लिया और माथे पर बोसा देते हुए बोले, एरे पगली, रोती क्यों हो? तुमने जानबूझकर चाय थोड़ी गिराई है, ये तो एक हादसा था। इनके दिलासा देने पर मुझे हौसला हुआ और मैंने आंसू पूंछते हुए कहा, जानती हूँ कि हादसा हुआ है, लीवकन हादिसात भी तो किसी गलती का नतीजा होते हैं और इस हादसे की गलती की जिम्मेदार मैं ही हूँ। अरसलान माहौल को खुशगवार बनाना चाहते थे, इसलिए मुस्कुराकर बोले, गुड़िया, मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ कि तुम ऐसे हादिसात रोज़ किया करो। वो हंस रहे थे और इनकी ये मानी खीज हंसी मेरी समझ से बाहर थी, मगर मैं भी इन्हें देखकर मुस्कुरा दी। अरसलान ने कहा, चलो वापस वहीं से शुरुआ करते हैं जहां हादसा हुआ था। ये कहते हुए इन्होंने मुझे खुद से दूर किया। मैंने वापस अपनी कुर्सी पर बैठकर किताब खोलना चाही तो इन्होंने कहा,
आज का काम खत्म, कल देखेंगे। मैं चलता हूँ क्योंकि इस हालत में मैं तुम्हें कुछ नहीं पढ़ा पाऊंगा। अरसलान अपनी किस हालत के बारे में कह रहे थे, मुझे कुछ पता न चला। इस रात जब मैं बेड पर थी तो ये वाकया बार बार मेरे दिमाग में घूम रहा था। ये सब बातें पहले मेरे लिए बेमानी थीं, लेकिन अब इनके बारे में सोचना अच्छा लग रहा था और मुझे पता ही ना चला कि कब नींद आ गई। इस रात मैंने ख्वाब में अरसलान को देखा। कभी हम किसी नदी के किनारे बैठे बातें कर रहे होते, कभी किसी पार्क के बेंच पर राज व नियाज की बातें कर रहे होते। गरज इस रात हमने ख्वाबों में दुनिया जहान की सैर की। सुबह उठी तो ख्वाब का हर मंजर मेरे जहन पर नक्श था और मैं इस जादुई दुनिया से निकलना ही नहीं चाह रही थी। दूसरी शाम जब अरसलान हमारे घर पहुंचे तो मैं उसी वक्त नहाकर निकली थी। मेरे बाल गीले थे और इनसे पानी टपक रहा था। अरसलान की बार बार उठती हुई नज़रों को मैं बखूबी नोटिस कर रही थी। मैं तो इन्हें ख्वाबों में बसा चुकी थी, पर लगता था इनके मन में भी कोई बात चल रही है। दौरान स्टडी आज मेरे दिल में अजीब अजीब ख्यालात आ रहे थे। मैं नहीं जानती थी कि प्यार किया है, लेकिन इतना ज़रूर था कि अरसलान का ख्याल मुझे मदहूश कर रहा था। यूं ही जब वो मुझे मीत का एक सवाल समझा रहे थे तो मैं इनके बहुत करीब हो गई। मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया था, बल्कि ये इत्तफाकन हुआ। आखिर में जब अरसलान घर जाने के लिए उठे और मैं किताबें समेटने लगी तो इन्होंने करीब से गुजरते हुए बड़ी आहिस्तगी से कहा, गुड़िया, तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैंने चौंक कर इनकी तरफ देखा, पर वो तब तक दूर हट चुके थे। इनके ये अल्फाज सारी रात मेरे कानों में गूंजते रहे। अगले दिन भी अरसलान वक्त पर आ गए। अभी हमने स्टडी शुरू ही की थी कि बिजली चली गई। मैं उठी कि मोमबत्ती जलाकर ले आऊं तो अरसलान ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोले, हमने कौन सा मोतियों की माला पिरवी है, ऐसे ही बैठकर बातें करते हैं, थोड़ी देर में बिजली आ ही जाएगी। मैं भी वहीं बैठ गई और हम इधर उधर की बातें करने लगे। अरसलान ने मेरा हाथ वैसे ही पकड़ रखा था। मुझे ये सब अजीब लग रहा था, अगरचे इनकी पुरकशिश शख्सियत ने मुझ पर जादू सा कर दिया था। लियोकन में फौरी तौर पर ज़हनी तौर पर तैयार नहीं थी, चूंकि अंधेरा था और हम एक दूसरे के चेहरे के तासुरात नहीं देख पा रहे थे। हकीकत कहूँ तो मुझे इनका लम्स अच्छा लग रहा था, मगर एक अंदरूनी खौफ था जो रोक रहा था। मैं कशमकश में थी, इसलिए मैंने आहिस्ता से अपना हाथ चुहड़ाया और वाशरूम जाने के बहाने वहां से उठ गई। ल्यूकन में जैसे ही उठकर कदम बढ़ाने लगी, अंधेरे में मेरा पांव डगमगा गया। इसी लम्हे अरसलान ने हाथ बढ़ाकर मुझे सहारा दिया और मैं गिरने से बच गई। मैं बहुत नर्वस हो गई थी और जल्दी से वाशरूम की तरफ भागी। मैंने ठंडे पानी से मुन्हा पर छींटे मारे तो इज़्तिराब कुछ कम हुआ। मैं अभी वाशरूम में ही थी कि बिजली आ गई। जब मैं वापस ड्राइंग रूम में आई तो अरसलान वहां मौजूद नहीं थे। मुझे परेशानी हुई कि वो बताए बगैर क्यों चले गए। इसी वक्त अम्मी अंदर आए और बताने लगें कि अरसलान कह रहा था कि इसके सर में शदीद दर्द हो रहा है और बिजली भी नहीं थी, इसलिए वो घर जा रहा है। मैं भी किताबें समेटकर अपने बेडरूम में चली आई। मेरी सोचों का महवर बस अरसलान ही थे और मैं इसी सोच में गुम सो गई। अगले दिन मैं बड़ी बेचैनी से शाम का इंतजार करने लगी। मैं देखना चाहती थी कि अरसलान आज कैसा बर्ताव करते हैं, लेकिन वक्त होने के बावजूद वो नहीं आए। मैं इंतजार करती रही। जब 8 बज गए तो मैंने अम्मी से कहा कि पता नहीं अरसलान क्यों नहीं आए। अम्मी ने कहा, कोई काम पड़ गया होगा। मैंने कहा, नहीं अम्मी, कल जब वो गए थे तो इनकी तबीयत ठीक नहीं थी, आप खाला को फ़ोन करके पता तो करें। अम्मी ने खाला को फ़ोन लगाया तो खाला ने बताया कि अरसलान को तो कल से सख्त बुखार है और वो तप रहा है। ये सुनकर मुझे सख्त बेचैनी हुई। दिल चाहा कि अभी जाऊं और इसकी देखभाल करूं। अगली सुबह में अम्मी को साथ लेकर इनका पता लेने खाला के घर गई। देखा तो अरसलान वाकई बुखार की वजह से बिस्तर पर पड़े थे। थोड़ी रस्मी बातचीत के बाद मैं वहीं बैठ गई। खाला और अम्मी अपनी बातों में मसरूफ हो गईं। अरसलान ने एक बार मेरी तरफ देखा और फिर अपनी आंखें मूंद लें। खाला और अम्मी की मौजूदगी में हम कोई बात नहीं कर सकते थे, इसलिए खामोश रहे। बातों बातों में खाला ने बताया कि इनकी एक सहेली की बेटी की शादी है, जहां इनका जाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो नहीं जा सकती। अम्मी ने पूछा क्यों, तो खाला बोले, जिसके साथ जाना था वो तो बुखार में बिस्तर पर पड़ा है और तुम्हारे खालू को भी ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल सकी। अम्मी ने कहा, तुम्हारी सहेली कौन सा दूसरे शहर में रहती है, टैक्सी पकड़ो और 2-3 घंटे में हो आओ। ये सुनते ही मेरे दिमाग में आइडिया आया कि अगर अम्मी और खाला शादी पर चली जाएं तो मुझे अरसलान से अकेले में बात करने का मौका मिल जाएगा। मैंने भी अम्मी की तयीद में कहा, खाला
اگر آپ کی سہیلی اسی شہر میں رہتی ہیں تو آپ ضرور ہو آئیں۔ ارسلان کی فکر نہ کریں، 2-3 گھنٹوں تک میں یہاں موجود ہوں، ان کا خیال رکھوں گی۔ میں نے خالہ اور امی دونوں کو جانے پر آمادہ کر لیا۔ ان دونوں کے جانے کے بعد میں اور ارسلان اب گھر میں اکیلے تھے۔ کچھ دیر تک ہمارے درمیان کوئی بات نہ ہوئی۔ وہ ویسے ہی آنکھیں بند کیے لیٹے رہے۔ شاید وہ انتظار کر رہے تھے کہ میں بات شروع کروں۔ تنہائی اور خاموشی کا ایک عجیب سحر تھا۔ آخر ارسلان نے میری طرف کروٹ لی اور آنکھیں کھول دیں۔ رملہ، تم نے مجھے جلا ڈالا۔ ان کی مدھم آواز میری سماعتوں سے ٹکرائی۔ ان کی نظریں میرے چہرے پر گڑی تھیں۔ تم شاید سمجھ رہی ہوگی کہ میں بخار سے تپ رہا ہوں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ آگ جس میں میں جل رہا ہوں تمہاری محبت میں لگی ہوئی ہے۔ دیکھو کتنا جل رہا ہوں میں۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے ماتھے پر رکھ دیا۔ ان کا ماتھا سچ میں انگارے کی طرف گرم تھا۔ جی ارسلان، میرے منہ سے بس اتنا ہی نکل پایا۔ ارسلان دیوانوں کی طرح میرے ہاتھ کو اپنے چہرے اور آنکھوں سے لگا رہے تھے، جیسے اس طرح انہیں سکون مل رہا ہو، اور سچ تو یہ تھا کہ وہ سکون اب مجھے بھی حاصل ہو رہا تھا، کیونکہ محبت تو اب مجھے بھی ہو چکی